स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सलोनी। आज सबसे पहले उस खबर की बात करेंगे जिसने पूरे देश के अमन चैन को खत्म करने की कोशिश की, जिसने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दहशतगर्दी पैदा की। जी हां, सबसे पहले बात प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए विरोध प्रदर्शन की। फिर बात करेंगे आजमगढ़ और रामपुर में होने वाले उपचुनाव की, जो बीजेपी और सपा के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। और फिर आखिर में बात करेंगे 20 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर पार्टियों की रणनीति की। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं सप्ताह की सुर्खियां। जिसका डर था वही हुआ। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद यूपी के कई शहरों में हिंसा भड़क गई। प्रयागराज में हालात सबसे ज्यादा खराब हो गए। पथराव में डीएम, एसएसपी, एडीजी, आईजी घायल हो गए। एसपी की गाड़ी टूट गई। पीएसी के वाहन समेत 7 से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया और तमाम जगहों पर आगजनी देखी गई। देखते देखते प्रयागराज में हालात इतने बिगड़ गए कि एडीजी को बंदूक तक उठानी पड़ गई। भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की विवादित टिप्पणियों को लेकर यूपी और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में 3 जून को कानपुर जैसा मंजर दिखाई दिया। पूरे देश की शांति भंग हो गई। इस तोड़फोड़ और हिंसा के बाद कहा गया कि ये विरोध प्रदर्शन था, लेकिन सवाल तो ये है कि विरोध जताने का ये कौन सा तरीका है जो अपने ही शहर, अपने ही देश का अमन चैन छीन ले। ये रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को शहर शहर पथरीली बारिश। फिर दोहराया कानपुर कांड। उपद्रवियों को किसने उकसाया? कहां तक फैले साजिश के तार? जुमे की नमाज के बाद शुक्रवार को प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक शहर दर शहर जमकर हंगामा हुआ। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के कई शहरों में कानपुर जैसा मंजर दिखा। सहारनपुर से फिरोजाबाद तक विरोध प्रदर्शन के नाम पर जबरदस्त बवाल किया गया। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीर प्रयागराज से सामने आई, जहां अटाला में जुमे की नमाज के बाद बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए। पहले नारेबाजी शुरू की जाने लगी तो कानून के रक्षकों ने जब इन्हें समझाने की कोशिश की तभी पत्थरबाजी भी की जाने लगी। देखते ही देखते हालात बुरी तरह बेकाबू होने लगे। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर बरसते नजर आए। कई घंटों तक पुलिस पर पथराव हुआ। इस वजह से खाकी को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। माहौल इस कदर बिगड़ता चला गया कि पत्थरबाजी के दौरान भगदड़ मच गई, जिस वजह से सड़क पर चप्पल, जूते और लोगों का सामान बिखरा दिखाई दिया। पत्थरबाजी करने वाले उपद्रवियों को समझाने के लिए लाउडस्पीकर से समझाया गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो बवालियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कुल मिलाकर प्रयागराज में जो हुआ वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा 3 जून को कानपुर में हुआ था। प्रयागराज में पथराव के दौरान डीएम और एसएसपी को पत्थर लगा। पीएसी की वैन में आग लगा दी गई। इस पूरे बवाल के बाद एक सवाल सुलग रहा है कि आखिर ये प्रदर्शन जताने का कौन सा तरीका है?
जिसमें अपने ही शहर को पत्थरों से पाट दिया जाए, अपने ही शहर की शांति और कानून व्यवस्था को भंग कर दिया जाए। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ की सीट उपचुनाव में चर्चा का विषय बनी हुई है। सपा का गढ़ माने जाने वाली ये आजमगढ़ सीट अब भाजपा के नजर में गड़ गई है। भाजपा हर हाल में इस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है, तो वहीं सपा इस सीट पर अपनी साख बचाने में जुटी हुई है कि जो तमगा समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ पर लगा हुआ है वो कहीं खतरे में ना आ जाए। ये रिपोर्ट देखिए। भोजपुरी फिल्म के नायक और गायक दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ से मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में ऐन नामांकन के आखिरी दिन अपना उम्मीदवार बदल दिया। अब बदायूं के पूर्व सांसद और अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को अखिलेश ने आजमगढ़ से उतारा है। आजमगढ़ में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले दलित नेता सुशील आनंद पर दांव लगाया था, लेकिन सुशील आनंद के 2 जगह से वोटर आईडी कार्ड होने के कारण कहीं न कहीं भविष्य में दिक्कतें न हो, इसको लेकर के सपा ने अपना प्रत्याशी बदला और अब धर्मेंद्र यादव वहां से चुनावी मैदान पर हैं। देखने वाली बात यह होगी कि 23 जून को होने वाले इस लोकसभा के उपचुनाव में चूंकि आजमगढ़ में सांसद थे अखिलेश यादव, अब करहल से विधानसभा पहुंचने के बाद ये सीट खाली हुई थी। 2019 में अखिलेश यादव और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के बीच ही मुकाबला हुआ था। आजमगढ़ सीट पर जीत हार का गणित समझे तो अखिलेश यादव को 6,21,000 वोट मिले थे, तो वहीं दिनेश लाल यादव को 3,61,000 वोट मिले थे। तब अखिलेश यादव 2,59,000 वोटों से निरहुआ से जीते थे। बीजेपी ने बीते शनिवार को ही निरहुआ की उम्मीदवारी का ऐलान किया था, जबकि समाजवादी पार्टी डिंपल से लेकर धर्मेंद्र यादव तक के नाम को लेकर उलझी रही। जहां तक इस सीट पर वोट बैंक का सवाल है तो अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि पिछले 10 चुनाव में 8 बार से यहां पर सिर्फ यादव उम्मीदवार ही जीते हैं, बाकी 2 बार मुस्लिम। आजमगढ़ के जातीय समीकरण को अगर समझे तो यहाँ पर यादव वोटरों की संख्या 3.5 लाख है, मुस्लिम वोटर्स 3 लाख है और दलित वोटर की संख्या भी 3 लाख है। बीएसपी ने भी इस बार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। 2019 में जब अखिलेश की जीत हुई थी तब बीएसपी और अखिलेश का गठबंधन था। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के जेल से लौटने के बाद से ही रामपुर के उपचुनाव का माहौल गर्म हो चला था। 1991, 1998 और 2014 3 बार भाजपा यहां जीत हासिल कर चुकी है। इस बार भी पार्टी की पूरी कोशिश है कि आजम खान के चक्रव्यूह को भेद कर जीत का सेहरा अपने सर बांधा जाए, लेकिन आजम खान राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उनके किले में घुसकर अपना झंडा फहराना बीजेपी के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। रिपोर्ट देखिए। रामपुर लोकसभा सीट का उपचुनाव भी कम रोचक नहीं है। पहले आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन सुबह होते ही सारा सस्पेंस खत्म हो गया। रामपुर से समाजवादी पार्टी ने आसिम रजा को उम्मीदवार बना दिया और उनका मुकाबला बीजेपी के घनश्याम लोधी से होगा, क्योंकि बीएसपी ने रामपुर में कोई उम्मीदवार नहीं दिया है। बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी कभी आजम खान के करीबी हुआ करते थे, जबकि सपा उम्मीदवार आसिम रजा रामपुर में पार्टी के नगर अध्यक्ष थे। खुद आजम खान ने आसिम रजा की उम्मीदवारी का ऐलान किया। रामपुर लोकसभा सीट आजम खान के इस्तीफे से खाली हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर से आजम खान ने बीजेपी की जयप्रदा को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। रामपुर और आजमगढ़ यूपी की इन दोनों ही लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने कोई भी उम्मीदवार नहीं दिया है। पार्टी का कहना है कि वो 2022 के नतीजों को देखते हुए 2024 के लिए संगठन को मजबूत करना चाहती है। इन सीटों के लिए
23 जून को वोटिंग होगी और नतीजे 26 जून को आएंगे। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है। बीजेपी ने 9 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और सपा ने 4 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। इस चुनाव में जनता वोट नहीं करती है, लेकिन पार्टियां इस तरह से कैंडिडेट उतारती हैं कि जनता में अगले चुनाव के लिए मैसेज बहुत अच्छा जाए। इसीलिए सपा और बीजेपी दोनों दलों ने जनता को अच्छा संदेश देने के लिए प्रत्याशियों के चयन में बहुत चतुराई भी दिखाई है। आखिरी वक्त तक पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन जब प्रत्याशियों का ऐलान हुआ तो सियासी गलियारों में प्रत्याशी चयन पर खूब चर्चा हुई। सपा में अंदर खाने इस बात की चर्चा थी कि सपा और आजम खान के रिश्ते ठीक नहीं हैं, लेकिन सपा ने 4 प्रत्याशी मैदान में उतारे तो हर कोई चौंक गया, क्योंकि सपा के 4 एमएलसी प्रत्याशियों में से 2 मुस्लिम चेहरे हैं। सपा ने एक यादव और ओबीसी चेहरे के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारा है, तो बीजेपी ने सपा की तरह जातीय समीकरण साधने में खूब सफलता हासिल की और लिस्ट आने के बाद ऐसा लगता भी है कि बीजेपी ने 2024 को लेकर खूब खोजबीन के बाद ही प्रत्याशी उतारे हैं। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी ने विधान परिषद के लिए प्रत्याशी चयन में हर वर्ग से लोगों को मौका दिया है। तो आइए देखते हैं कि सपा और बीजेपी की प्रत्याशी चयन पर एक खास रिपोर्ट। विधानसभा के बाद विधान परिषद की लड़ाई। भाजपा के 9 महारथी, सपा के 4 साथी। मौका विधान परिषद चुनाव के नामांकन का था, लेकिन देखने वाली बात ये थी कि कौन सी पार्टी किस रणनीति के तहत प्रत्याशियों का चयन कर रही है। लेकिन दोपहर से पहले ही भाजपा ने 9 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने अब विधान परिषद में भी बहुमत पाने की तिकड़म लगाई। यूपी चुनाव में जातीय समीकरणों का संतुलन साधती नजर आई भाजपा ने उसी राह पर आगे कदम बढ़ाया। विधान परिषद के चुनाव के प्रत्याशी घोषित करने में पार्टी ने जातीय संतुलन का खास ख्याल रखा, जिसमें ओबीसी के 4, क्षत्रिय के 1, मुस्लिम 1, दलित 1 और ब्राह्मण के 2 चेहरों को विधान परिषद भेजा है। भाजपा ने 9 प्रत्याशियों में उन 7 नामों को रखा जो मंत्री बने हैं और किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। सबसे ऊपर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम है। इनके अलावा चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर सिंह मिश्र दयालु, जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी, दानिश आजाद अंसारी के नाम है। भाजपा ने 2 ऐसे चेहरों को शामिल किया है जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। ये नाम है बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा का। भाजपा के 9 प्रत्याशियों ने गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। उधर सपा के 4 प्रत्याशियों ने बुधवार को ही नामांकन दाखिल कर दिया था। खास बात यह है कि अखिलेश यादव ने जिन 4 नामों पर मुहर लगाई है उनमें 2 मुस्लिम चेहरे हैं और यही अखिलेश की सबसे बड़ी रणनीति है, जो 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर खुलकर सामने आई है। सपा के जातीय गणित की बात करें तो सपा ने 2 मुस्लिम चेहरे और 2 ओबीसी चेहरों को विधान परिषद में भेजा है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने सोमबरन सिंह यादव के बेटे मुकुल यादव को भी विधान परिषद भेजने का फैसला किया है। सोमबरन सिंह यादव ने ही अखिलेश यादव के लिए मैनपुरी की करहल सीट छोड़ी थी। विधान परिषद टिकट बंटवारा होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन में भी दरार पड़ गई है। महान दल ने सपा गठबंधन से किनारा कर लिया है। विधान परिषद न भेजे जाने से नाराज महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने बड़ा फैसला लेते हुए गठबंधन से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि अखिलेश यादव दबाव डालने वालों को विधान परिषद और राज्यसभा भेज रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। इस बार सप्ताह की सुर्खियों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, फिर अगले सप्ताह मिलेंगे कुछ नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।